हम लोग स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला हमारा जो यूनिट है जहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे वो है यूनिट नंबर 4, रिफॉर्म मूवमेंट्स। इसके अंदर हम 2 चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर 8 हमारा रिलेटेड है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स जर्नल फीचर्स से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स गिविंग राइज टू डिज़ायर फॉर रिफॉर्म। तो वो कौन से फैक्टर्स थे जिनसे हमारे इंडियन सोसाइटी में रिफॉर्म्स की ज़रूरत हमें फील हुई, या फिर जो ब्रिटिश एरा था उस उस समय में ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स थे जिस कारण जो ये रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए। द डॉन ऑफ द 19th सेंचुरी विटनेस द बर्थ ऑफ अ न्यू विज़न। 19th सेंचुरी जब स्टार्ट होती है तो उसके साथ ही एक नए विज़न का बर्थ होता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि 1828 में ब्रह्म समाज की क्रिएशन हुई, इसी तरह 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही एक नए विज़न का बर्थ होता है और इसमें बहुत सारे रिफॉर्म मूवमेंट्स स्टार्ट किए जाते हैं। अ मॉडर्न विज़न अमंग सम एनलाइटेंड सेक्शंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी। तो जो न्यू विज़न जिसका बर्थ हुआ था उसको हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो एक मॉडर्न विज़न थी। और ये मॉडर्न विज़न सबसे पहले किस सेक्शन में देखी गई? एनलाइटेंड विज़न सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी। कि जो एनलाइटेंड पीपल थे, मतलब जो ज्ञानवान हमारे सेक्शन थे इंडियन सोसाइटी के, उनमें हमें सबसे पहले मॉडर्न विज़न देखी। मतलब वो इंडियन जो सोशियो कल्चर था, इंडिया का सोशोलॉजिकल ऑर्डर था या फिर कल्चर था, उसको वो क्या करते हैं, एक मॉडर्न विज़न से देखते हैं। दिस एनलाइटेंड विज़न वाज टू शेप द कोर्स ऑफ इवेंट्स फॉर डिकेड्स टू कम। और जो ये एनलाइटेंड विज़न थी, इसके कारण अब जो आने वाले डिकेड्स हैं और इवन उससे भी ज़्यादा जो टाइम आने वाला है आगे, उसमें बहुत सारे चेंजेस होने थे इस विज़न के कारण। दिस प्रोसेस ऑफ री अवेकनिंग समटाइम्स बट नॉट विथ फुल जस्टिफिकेशन डिफाइंड एज रेनेसा डिड नॉट always follow the intended line, gave rise to some undesirable products as well। तो उन्होंने बोला गया कि जो ये री अवेकनिंग का प्रोसेस था, इसको रिनाइसेंस कहा जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री में, अगर हम लोग देखें, जो कि फुल जस्टिफिकेशन ना भी हो बेशक, और जो हमने एक्सपेक्ट किया है कि जिस इंटेंडेड लाइन को हमने सोचा है कि इन रिफॉर्म से ये रिजल्ट निकलेंगे, मे बी बहुत बार ऐसा भी है कि वैसे डिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स सामने नहीं आए हैं, बल्कि अनडिज़ायरेबल बाय प्रोडक्ट्स मिले हैं उन रिफॉर्म्स के, या फिर जो रिफॉर्म्स चाहते थे, जिस तरफ कदम उठाए गए थे उन रिफॉर्म की तरफ बेशक हम लोगों ने अच्छी इंटेंशन से कदम उठाए थे, लेकिन फिर भी बहुत सारे उसके बाय प्रोडक्ट जो अनडिज़ायरेबल थे वो भी सामने आए हैं, which have become as much a part of daily existence in the whole of the Indian subcontinent as have the fruits of these reforms। और जो डिज़ायरेबल हमारे रिजल्ट्स आए हैं वो डेली जो एग्जिस्टेंस है होल इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, एक फल की तरह हम उसको रिफॉर्म्स मूवमेंट का जो रिजल्ट है उनको हम देख सकते हैं, जो आज भी हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे एक तरह से डेली एग्जिस्टेंस में दिख जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि पहले सती प्रथा होती थी या फीमेल इन्फेंटिसाइड होता था, तो क्योंकि रिफॉर्म मूवमेंट्स आए तो ये प्रथाएं बंद हुई, तभी तो अब वो डेली एग्जिस्टेंस में हम उनके एग्जाम्पल देख सकते हैं कि अब ये चीज़ें हमारी सोसाइटी से ख़त्म हो चुकी हैं। ये सिर्फ हमारे बेस बनाने के लिए थोड़ा सा इन्होंने बताया था, लेकिन मेन अगर आपसे पेपर भी इस तरह से पूछा जाएगा कि फैक्टर्स कौन कौन से थे जिन्होंने रिफॉर्म मूवमेंट्स को जनरेट किया या फिर जिस कारण रिफॉर्म मूवमेंट हुए, तो आपको मेनली अब हमारा टॉपिक वो स्टार्ट होता है जो आपको एग्ज़ाम में लिखना है। तो सबसे पहला कारण था जिस वजह से रिफॉर्म मूवमेंट हुआ वो था इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। आप इसको पहला पॉइंट बोल सकते हैं, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। ये पहला कारण था जिस कारण हमें रिफॉर्म मूवमेंट की ज़रूरत पड़ी। तो इसे हम कैसे समझ सकते हैं? देखिए, इन्होंने कहा है द प्रेजेंस ऑफ अ कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑन इंडियन सॉइल प्लेड अ कॉम्प्लेक्स या डिसिसिव रोल इन दिस क्रूशियल फेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। कि जो इनकी कॉलोनियल गवर्नमेंट की एग्जिस्टेंस थी इंडिया में, उसने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, बल्कि उनका जो रोल था वो बहुत जटिल था, लेकिन फिर भी एक डिसिसिव रोल उन्होंने प्ले किया है कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, मतलब जिस कारण सोशल रिफॉर्म्स
हुए हैं उसमें जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है. द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर वॉज वाइडली डिफरेंट फ्रॉम वट इंडिया हैड नॉन बिफोर. और जो ब्रिटिश रूल का इम्पैक्ट इंडियन सोसाइटी और कल्चर पे हुआ है, ऐसा इफेक्ट इंडिया ने अब तक अपनी सोसाइटी और कल्चर पर किसी और इन्वेडर का नहीं देखा था. मतलब जितनी भी बाहर बाहर से जो बाहरी ताकतें हैं जिन्होंने इंडिया में आए, जिन्होंने यहाँ पर शासन किया, हमले किए, हमें भारत को लूटा, तो उन शासकों का ऐसा प्रभाव इंडियन सोसाइटी में अब तक नहीं हुआ था जैसा ब्रिटिशर्स का हुआ है. मोस्ट ऑफ द अर्लियर इन्वेडर्स, जो भी ब्रिटिशर्स से पहले इन्वेडर्स आए थे, हु हैड कम टू इंडिया सेटल विद इन इट्स फ्रंटियर्स. तो जो भी इन्वेडर्स ब्रिटिशर्स से पहले आए थे, या तो वो क्या मतलब भारत में ही उन्होंने अपना रहने का, या फिर वहीं पर वो समा गए भारत में, मतलब उन्होंने अपना रूल यहीं पर स्टार्ट कर दिया. जैसे कि आप मुगल्स का एग्जांपल ले सकते हो. वर आइदर एब्जॉर्ब्ड बाय इट्स सुपीरियर कल्चर, या तो वो इंडिया के कल्चर में ही घुल मिल गए, और इंटरेक्टेड पॉजिटिवली विद इट एंड हैड बिकम अ पार्ट ऑफ द लैंड एंड इट्स पीपल. और उन्होंने जो यहाँ का कल्चर और सोसाइटी था उनके साथ पॉजिटिवली इंटरेक्ट किया. मतलब इस तरह से अपने कल्चर और इंडिया के कल्चर का एक तरह से अमेलगमेशन बना लिया उन्होंने, कि वो यहाँ के पीपल और यहाँ की धरती का ही पार्ट बन गए. हाउएवर द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट वाज डिफरेंट. लेकिन जो ब्रिटिशर्स का कॉन्क्वेस्ट था वो डिफरेंट था. ब्रिटिशर्स जो इन इन्वेडर्स थे थोड़े अलग थे. अब सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ब्रिटिशर्स क्यों अलग थे इनसे. क्योंकि देखिए, जो ब्रिटिशर्स थे वो ऐसे समय में भारत आए थे. पहले आपको ये देखना है कि वो कब भारत आए थे, कि जब यूरोप बहुत एनलाइटेंड था. 18th सेंचुरी में जब यूरोप में रेनेसांस आ गया था, यूरोपियंस एनलाइटेंड हो गए थे, वहाँ पर साइंस और साइंटिफिक आउटलुक का जन्म हो चुका था. उस समय में वो भारत आए. ठीक है. और अगर हम भारत की स्थिति देखें तो जो भारत था वो कैसा था, स्टैग्नेंट सिविलाइजेशन था. साथ ही साथ एक स्टेटिक एंड डिपेंडेंट सोसाइटी था. मतलब भारत उनके कंपैरिजन में साइंटिफिक आउटलुक या साइंस को इतना अपने जीवन में नहीं अपनाया था भारतीयों ने अभी, जितना कि यूरोप में इनलाइटेंड हो गया था, यूरोप में रेनेसां आ गया था. इसलिए जो ब्रिटिशर्स थे वो भी भारतीयों को पिछड़ा हुआ समझते थे. तो पहला जो कारण था जिस कारण से भारतीय जो सोसाइटी थी उसमें रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ी, वो था इम्पैक्ट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल. कि ब्रिटिश रूल ने किस तरह से भारत पर इम्पैक्ट किया, किस तरह से यहाँ पर भारतीयों को ऐसा लगा कि हमारी सोसाइटी में रिफॉर्म की ज़रूरत है. और यहाँ तक कि ब्रिटिशर्स को भी लगा कि जो इंडिया की सोसाइटी है उसमें बहुत सारी कमियाँ हैं. तो ब्रिटिशर्स ने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसको सुधारने की कोशिश की, और इंडियंस ने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसको सुधारने की कोशिश की. नेक्स्ट हम अपना रीज़न देखते हैं कि ये नेक्स्ट रीज़न है, किस चीज़ का रीज़न है, कि वो फैक्टर्स जिनके कारण रिफॉर्म मूवमेंट की जरूरत पड़ी. तो पहला फैक्टर हमने पढ़ा कि इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, कि ब्रिटिश रूल के कारण हमें सोशल रिफॉर्म की जरूरत पड़ी है. अब सेकंड हम लोग देख रहे हैं कि सोशल कंडीशन राइप फॉर रिफॉर्म, कि भारतीय समाज की जो स्थिति थी वो एक तरह से परिपक्व हो चुकी थी रिफॉर्म के लिए. मतलब अब टाइम आ चुका था कि हमें रिफॉर्म्स की जरूरत है. तो अब जो ये सोसाइटी हमारी परिपक्व हो गई थी, कि राइप हो चुकी थी रिफॉर्म्स के लिए, तो हम ये किस बेसिस पे कह सकते हैं. तो इसके लिए इन्होंने 3 बेसिस दिए हैं कि जिन बेसिस पे हम कह सकते हैं कि सोशल कंडीशन राइप हो गई थी रिफॉर्म के लिए. इसीलिए यही फैक्टर है वो जिस कारण हमें सोशल रिफॉर्म्स की जरूरत महसूस हुई. सेकेंड फैक्टर क्या है, सोशल कंडीशंस राइप फॉर रिफॉर्म. तो इसमें सोशल कंडीशंस हम देखते हैं कि कौन सी सोशल कंडीशंस है जो राइप अप हो गई थी. देखिए, पहली सोशल कंडीशन है रिलीजियस एंड सोशल इल्स. तो रिलीजियस एंड सोशल इल्स कौन से थे हमारी सोसाइटी में, हमें ये देखने की जरूरत है. इंडियन सोसाइटी इन द 19th century was caught in a vicious web created by religious superstitions and social obscurantism. देखिए, जो भारतीय सोसाइटी थी 19वीं सदी की, जो भारतीय समाज था, तो वो एक विशियस वेब में, मतलब एक जाल में फंस चुकी थी. वो जाल कैसा था, एक तो हम लोग जो सुपरस्टिशंस होते हैं, मतलब अंधविश्वासों में ही जकड़े रहते थे, या फिर सोशल ऑब्सक्रेंटिज्म में जकड़े रहते थे. मतलब जैसे किसी भी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलते थे. मतलब अगर आप देखें तो रिलीजियस सुपरस्टिशंस कैसे, कि जैसे कि कुछ भी धार्मिक अंधविश्वास होते थे कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा. या फिर सोशल जो ऑब्सक्रेंटिज्म है, इसमें किसी भी
छोटी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर ऐसे दिखाया जाता था कि ये तो गुनाह है बहुत बड़ा, और मतलब इस तरह से हम लोग ऐसे जाल में फंस चुके थे। हिंदुज़्म हैड बिकम स्टीप्ड इन मैजिक एंड सुपरस्टिशन। और हिंदुज़्म, अगर हम हिंदू धर्म की बात करें, वो भी मैजिक में, मतलब जादू टोनों में और सुपरस्टिशन में, अंधविश्वास में डूब चुका था, स्टीप्ड हो चुका था। द priest exercised an overwhelming and intended unhealthy influence on the minds of the people। तो देखिए, जो प्रिस्ट होते थे, मतलब पुजारी होते थे, उनकी जो पावर थी वो किस तरह की पावर एक्सरसाइज करते थे? ओवरवेलमिंग एंड मतलब ऐसी पावर थी उनकी कि मतलब उनको पावर ऐसे कोई जादुई पावर नहीं, मतलब उनका एक इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा हो चुका था कि लोगों के माइंड पर उसका बहुत असर होता था। अगर प्रिस्ट कोई कुछ चीज़ बोल देता था तो लोग उसको ही सच मानते थे। मतलब लोगों के जो माइंड पर अनहेल्दी इन्फ्लुएंस करते थे एक तरह से, जो पुजारी होते थे, प्रिस्ट होते थे उस समय में। जैसे आप अगर वर्ल्ड हिस्ट्री में भी देखें तो वहाँ पर जो चर्चेज में पॉप्स होते थे, वो भी इस तरह से मतलब अपनी समझ के हिसाब से या फिर जानबूझकर ऐसी चीज़ें बताते थे लोगों को, ताकि लोग क्या है, उनकी बातें सुनते रहें, बहुत सारे दान करें, और वो उन दानों से अपनी जो इच्छाएं हैं वो पूरी करें। इस तरह से भी देखा जा सकता है, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री में भी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं। इसके अलावा देखेंगे कि आइडोलेट्री एंड जो पॉलीथिज्म था, हेल्प टू रेनफोर्स देयर पोजिशन एंड देयर मोनोपोली ऑफ स्क्रिप्चुअल जो नॉलेज इम्पार्टेड अ डिसिप्टिव कैरेक्टर टू ऑल रिलीजियस सिस्टम। तो देखिए, जो आइडोलेट्री है, मतलब आइडोल मतलब मूर्ति, और आइडोलेट्री मतलब जो मूर्ति पूजन होता था, और पॉलीथिज्म मतलब एक भगवान से ज़्यादा भगवानों को जो मानने की जो प्रथा थी कि बहुत सारे भगवानों को पूजने की। तो ये सब चीज़ें क्या करती थी, प्रीस्ट की पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग कर देती थी। मतलब उनके मतलब आइडोलेट्री जैसे लोग करते थे, पॉलीथिज्म में विश्वास करते थे, तो उस कारण प्रीस्ट को थोड़ा और पावर आ जाती थी, क्योंकि जो भी वो चीज़ें करते थे वो प्रीस्ट के कहने पर ही करते थे। पूजाएं जैसे आज भी होता तो ऐसा ही है ना, मतलब नॉर्मली, पर लोगों में थोड़ी जागरूकता आ चुकी है, लोग अब मतलब अंधे होकर कुछ भी चीज़ नहीं करते, लेकिन पुजारी ही ऐसी चीज़ें करते हैं नॉर्मली। एंड देयर मोनोपोली ऑफ स्क्रिप्चुअल नॉलेज। और साथ ही साथ देखो क्या होता था कि जो उस वक्त प्रीस्ट थे, जो पुजारी वगैरह होते थे, उनको ही सारी नॉलेज होती थी, जो स्क्रिप्चुअल नॉलेज है, मतलब कि क्या हमारे वेदों पुराणों में क्या क्या बातें कही गई हैं। तो वो इस चीज़ों को ऐसे यूज़ करते थे ताकि मतलब उस रिलीजियस सिस्टम में उनका रोल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, यहाँ तक कि उनकी मोनोपोली हो चुकी थी। मतलब जैसे एकाधिकार हो जाता है किसी का, एक का ही अधिकार हो चुका था, मतलब प्रीस्ट का हमारे जो रिलीजियस सिस्टम है उसके ऊपर। देर वॉज नथिंग दैट रिलीजियस आइडियोलॉजी कुड नॉट परसुएड पीपल टू डू। और ऐसी कोई सी भी चीज़ नहीं बची थी समाज में जिसको रिलीजियस आइडियोलॉजी ऐसे मतलब किसी को विवश ना कर दे, किसी इंसान को कि आप ये चीज़ करो। अगर ऐसे मतलब कहने का मतलब ये है कि रिलीजियस आइडियोलॉजी से आप किसी इंसान से कुछ भी करा सकते थे। मतलब अगर पुजारी बोल देगा कि ऐसा करने से मतलब ये पाप है, या फिर ये करना बहुत पुण्य का काम है, तो मतलब वो इंसान से कुछ भी करा सकता था रिलीजन के नाम पर। देर वॉज नथिंग दैट रिलीजियस आइडियोलॉजी कुड नॉट परसुएड पीपल टू डू। मतलब रिलीजियस आइडियोलॉजी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जिसको रिलीजियस आइडियोलॉजी अब खुद से करवा ना सके लोगों से। तो रिलीजियस आइडियोलॉजी सब कुछ करवा लेती थी लोगों से। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है किसके अंडर, सोशल कंडीशन राइट फॉर रिफॉर्म में ही। पहला तो हमने पढ़ लिया कि रिलीजियस एंड सोशल इल्स है। सेकंड पॉइंट हमारा है कि डिप्रेसिंग पोजीशन ऑफ वुमेन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हम मतलब बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं हमारे पेपर के हिसाब से। बहुत जगह हम इसको यूज़ कर सकते हैं एसेज में, या फिर कहीं पर भी अगर हम वुमेन की पोजीशन की बात कर रहे हैं, या फिर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिस्ट्री में वुमेन की क्या प्रॉब्लम्स थी। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि सोशल कंडीशंस वर इक्वली डिप्रेसिंग। कि जो वुमेन के लिए सोशल कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग थी। द मोस्ट डिस्ट्रेसिंग वाज द पोजीशन ऑफ वुमेन। ऐसे तो बहुत सारी सोशल कंडीशन डिप्रेसिंग थी, लेकिन उनमें से अगर हम लोग देखें कि सबसे ज़्यादा डिस्ट्रेस करती थी वो थी वुमेन की पोजीशन। अब वो कैसे, किस बेस पे हम ऐसा कह सकते हैं, उसके फैक्ट्स हैं कि अटेम्प्ट्स टू किल फीमेल इन्फेंट्स एट बर्थ वर नॉट अनयूजुअल। कि ये बहुत कोई रेयर चीज़ नहीं होती थी कि इन्फेंट्स को मार देना। जो छोटी नवजात शिशु होती थी, मतलब लड़कियां, उनको मार दिया जाता था। और उन्होंने बोला कि बहुत आम बात थी। चाइल्ड मैरिज वॉज अनदर बेन ऑफ सोसाइटी। और एक और जो धब्बा था, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि सोसाइटी में एक और कुप्रथा जो थी वो थी चाइल्ड मैरिज।
कि बच्चों की जो छोटी एज में शादी करा दी जाती थी। हालांकि आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो आगे सोशल रिफॉर्मर्स आते हैं वो बताते हैं कि कैसे मेडिकली ये चीज़ें गलत हैं, और हमारे रिलीजन्स में भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया जाता। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या मतलब जो वुमेन के अगेंस्ट क्या क्या चीज़ें थी। एक तो हमने पढ़ा कि फीमेल इन्फेंट्स एट बर्थ, कि फीमेल इन्फेंट्स को एट बर्थ किल कर दिया जाता था। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि चाइल्ड मैरिज, ये भी एक अनदर बेन ऑफ सोसाइटी था, कुप्रथा थी। द प्रैक्टिस ऑफ पॉलीगैमी प्रिवेल्ड, जो भी पॉलीगैमी की प्रथा होती थी, मतलब एक से ज़्यादा वाइफ्स की जो प्रथा होती थी, ये भी एक सोसाइटी में कुप्रथा थी। और अगर हम बंगाल की स्पेशली बात करें, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि बंगाल का। अच्छा, बंगाल का एग्जांपल इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर देखो ब्रिटिशर्स का बहुत इन्फ्लुएंस था। हम लोग ब्रिटिशर्स से रिलेटेड बात कर रहे हैं, उनके टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। तो अगर हम लोग यहाँ ऐसा एग्जाम्पल देते हैं तो इट मीन्स अ लॉट। कुलिनिज्म, इवन ओल्ड मैन टुक वेरी यंग गर्ल्स एज वाइफ्स। तो जो कुलिनिज्म में क्या होता था, ये ज़्यादातर बंगाल में प्रचलित है। मतलब बंगाल वैसे तो बहुत जगहों पे प्रचलित है ऐसी प्रथाएं, लेकिन उनको अलग अलग नाम से बोल दिया जाता है या फिर उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता बहुत सारी जगहों पर। लेकिन जहाँ बंगाल में रिकॉग्नाइज किया गया है वहाँ पर इसे कुलिनिज्म बोला जाता था। वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा ओल्ड मैन थे, उनकी भी शादी बहुत छोटी लड़कियों से या बच्चियों से बोल सकते हो कि उनसे करा दी जाती थी। सेवरल वुमेन हार्डली हैड अ मैरिड लाइफ वर्थ द नेम, कि और एक नाम कहने के लिए बहुत कम औरतें होती थी या लड़कियां होती थी जिनको एक अच्छी मैरिड लाइफ मिल पाती थी। येट एटलीस्ट अमंग द हायर क्लास, कि यहाँ तक कि मतलब जो हायर क्लास में, मे बी हायर कास्ट में या हायर क्लास में जो होते थे उनको मे बी मिल जाए, लेकिन बहुत कम बाकियों को हम बोल सकते थे कि किसी को हार्डली अच्छी मैरिड लाइफ मिल जाए। व्हेन देयर हस्बैंड डाइड दे वर एक्सपेक्टेड टू कमिट सती, और जब उनके पति मर जाते थे तो उनको सती जो है उसको कमिट मतलब अपनाना पड़ता था, सती प्रथा का पालन करना पड़ता था। अब आप, ये चीज़ नॉर्मल लॉजिक है कि जब आप छोटी जो बच्चियाँ होंगी, छोटी लड़कियाँ होंगी, उनकी शादी इतने ओल्ड मैन से करेंगे तो ये तो ऑब्वियस बात है कि उनकी जो मेंस हैं, ओल्ड मेंस हैं, उनकी डेथ हो जाएगी जल्दी, और बहुत ज़्यादा यंग एज में लड़कियों को सती प्रथा का पालन करना पड़ेगा उस टाइम पीरियड के हिसाब से। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा जो सती प्रथा का पालन किया जाता था उस वक्त। अच्छा, आगे दिया गया है इन्होंने, विच राजा राजा राम मोहन रॉय डिस्क्राइब्ड एज मर्डर अकॉर्डिंग टू एवरी शास्त्र। ये बहुत मतलब पेपर में लिखने लायक कोटिंग है जो हम लोग बता सकते हैं। राजा राम मोहन रॉय ने जो ये बात कही है, तो राजा राम मोहन रॉय ने कहा था कि जो ये सती प्रथा है ना, ये क्या है, मर्डर अकॉर्डिंग टू एवरी शास्त्र, कि हर एक शास्त्र के हिसाब से इसको मर्डर कहा था। राजा राम मोहन रॉय ने जो सती प्रथा है उसको हर शास्त्र के हिसाब से मर्डर कहा था। इफ दे एस्केप दिस सोशल क्वेश्चन दे वर कंडेम्ड टू अ लाइफ ऑफ मिजरी एंड ह्यूमिलेशन। और यहाँ तक कि देखो कितनी बुरी बात है कि अगर आप सती का पालन नहीं कर रहे हो, अगर वो जो लेडी है या जो बच्ची है वो, अगर वो सती प्रथा का पालन नहीं करती है, तो उस अगर वो बच भी जाती है, एस्केप भी कर जाती है इससे, तो बहुत ज़्यादा देखो समाज में उसको बहुत बुरी ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ता था। उसकी लाइफ एक तरह से मिजरेबल हो जाती थी, बहुत कठिनाई से भरी हुई हो जाती थी उसकी लाइफ, बहुत कठिन हो जाती थी मतलब उसकी लाइफ। तो इस तरह से देख सकते हो आप कि इंसान को, एक तो आप होमिसाइड कर रहे हो, मर्डर कर रहे हो, और वो भी जलाकर, कितना पेनफुल होता होगा उनके लिए जो अपने होशोहवास में अपनी जिनकी बॉडी इस मतलब एक तरह से जलती होगी, तो वैसे ही वो पेनफुल है। और अगर इस तरह की हम लोग प्रथा, लोग ज़बरदस्ती ये प्रथा का पालन करवाते थे, और इसके साथ ही अगर वो इससे बच भी जाती थी तब भी उनको एक इंसल्टफुल लाइफ जीनी पड़ती थी। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें सोशल कंडीशन राइप फॉर रिफॉर्म में, कि और कौन सी सोशल कंडीशन थी जो राइप हो चुकी थी, परिपक्व हो चुकी थी रिफॉर्म के लिए, वो थी द कास्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम हम अभी भी बहुत हद तक देख सकते हैं, लेकिन अब ये जो प्रथा है, कास्ट जो प्रॉब्लम है, ये बहुत टाइम पहले से चली आ रही है ना। और इनिशियली वैसे जब हम लोग एंशियंट टाइम की बात करें तो ये सिर्फ कास्ट से रिलेटेड नहीं थी। इसमें मतलब आपने एंशियंट हिस्ट्री में भी ऐसा पढ़ा होगा कि पहले जो इंसान कोई भी अपना काम अपनी मर्जी से चुन सकता था। मतलब अगर वो जिस भी काम को करता है तो उस हिसाब से उसको मतलब एक तरह से
उसकी कैटेगरी दे दी जाती थी कि ये इस काम को करता है तो ये अगर व्यापार का काम करता है तो ये व्यापारी हो गया, इस तरह से अलग अलग कैटेगरीज। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे हमारी सोसाइटी आगे बढ़ती गई तो वो फिक्स हो गया, उनकी कैटेगरी फिक्स कर दी गई कि ये लोग यही काम करते हैं। अगर कोई राजा की फैमिली है तो वही राजा, आगे उनकी हेरिडिटरी बन गई मतलब हर चीज़ें। और जो भी व्यापारी हैं तो व्यापारी करेंगे, या फिर कोई मतलब जो भी काम वो करता है वो कंटिन्यूसली उसकी जो पुश्तें हैं, आने वाली जो उसकी जनरेशन्स हैं वो उसी काम को करेंगे, ऐसा मतलब सोसाइटी ने एक तरह से फिक्स कर दिया। अब धीरे धीरे ये सिस्टम जैसे जैसे हमारी जो टाइम है बीतता जा रहा है तो ये सिस्टम को अब तो बहुत हद तक वैसे ब्रेक हो चुका है, लेकिन फिर भी जैसे हमारा मेडिवल हिस्ट्री चली है, मॉडर्न हिस्ट्री चली है, तो उसमें ये सिस्टम धीरे धीरे ब्रेक हुआ है। और ब्रिटिशर्स ने भी इस सिस्टम को तोड़ने में बहुत हेल्प की है, क्योंकि जैसे ही ब्रिटिशर्स आते हैं तो वो मतलब किसी के जैसे वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज भी स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर भी वो कोई कास्ट को कोई ऐसा बेस नहीं रखते, तो वहाँ पे भी सबको वो एग्ज़ाम देने का राइट होता है। तो इस तरह से मतलब ब्रिटिशर्स ने भी इस कास्ट सिस्टम को तोड़ने में बहुत मदद की है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो हम जो बुक में लिखा है उस पर आते हैं कि कास्ट प्रॉब्लम क्या थी। अनदर डेबिलिटेटिंग फैक्टर वाज कास्ट, जो दूसरा मतलब फैक्टर था जिसने सोसाइटी को बहुत अधिक प्रभावित किया था, वो था कास्ट। दिस एंटेल्ड अ सिस्टम ऑफ सेग्रीगेशन, और इससे जो सोसाइटी थी वो सेग्रीगेट मतलब अलग अलग हिस्सों में एक तरह से बांट दी गई थी सोसाइटी, ठीक है। सेग्रीगेशन हो चुका था। हायरार्किकल ऑर्डेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिचुअल स्टेटस। अब देखो जो रिचुअली मतलब पारंपरिक उनका ट्रेडिशन चला आ रहा है, या जो उनका बेसिस चला आ रहा है, जिस को भी काम को वो करते हैं, उस ऑर्डर में ही उनकी हायरार्की बना दी जाती थी। मतलब उसमें ही उसी ऑर्डर में उसी चीज़ को वो आगे रिचुअल के हिसाब से उसको करेंगे, मतलब इस तरह से उनकी कास्ट डिसाइड कर दी जाती थी, ठीक है। एट द बॉटम ऑफ द लैडर केम द अनटचेबल्स। अब यहाँ पर हमें समझने की जरूरत है कि जैसे सीढ़ी होती है तो लैडर होती है कोई, तो उसमें जो सबसे नीचे मतलब पाँव रखने का जगह होती है, उसी तरह से कि एक लैडर में सबसे नीचे जो जगह होती है उस पर कौन आते थे, अनटचेबल्स आते थे। मतलब सीढ़ी के अंतिम सिरे पर रखा गया था अनटचेबल्स को, जिनको अछूते कहा जाता था, उनको सीढ़ी के अंतिम जो उसका भाग होता था वहाँ पर रखा गया था। और शेड्यूल कास्ट, अनटचेबल्स को ही जैसे शेड्यूल कास्ट भी कहा जाता है। एज मतलब अब मॉडर्न जो हमारे टाइम चला उसमें एज दे केम टू बी कॉल्ड लेटर, मतलब अब के समय में नो, द अनटचेबल सफर्ड फ्रॉम न्यूमरस एंड सर्व डिसेबिलिटीज एंड रिस्ट्रिक्शंस। ये भी बहुत चिंताजनक बात है, और जिसका बहुत दुख भी होता है कि जो अनटचेबल्स थे वो क्या बहुत सारे न्यूमरस एंड सर्व डिसेबिलिटीज़ एंड रिस्ट्रिक्शंस होती थी उनके साथ। मतलब उनको बहुत ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ इन द सेंस कि अब देखो उन्हें किसी कुएं से पानी नहीं निकालने दिया जा रहा है, उनको नॉर्मली लोगों के साथ बैठने नहीं दिया जा रहा है। अगर कोई हाई कास्ट का मतलब चेयर पर बैठा है तो यहाँ तक कि उनको नीचे बैठना होता था। वो सेम बर्तन नहीं यूज़ कर सकते अगर वो किसी के घर में भी जाएँ। तो इस तरह से बहुत सारे कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस थे जिसको हम एक डिसेबिलिटी का नाम दे सकते हैं, अपंगता का नाम दे सकते हैं। और एक तरह से अपंगता किसकी, सोसाइटी की अपंगता है यहाँ पर, कि सोसाइटी को आपने इस तरह से अपंग बना दिया है कि वहाँ पर एक ह्यूमन को दूसरे ह्यूमन के इक्वल नहीं माना जा रहा है। साथ ही बोला गया है कि उनको बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती थी, जैसे कुएं से पानी ना निकाल सकना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। द सिस्टम स्प्लिंटर्ड पीपल इनटू न्यूमरस ग्रुप्स, और इसी वजह से सोसाइटी जो है वो बहुत सारे टुकड़ों में बिखर चुकी थी। In modern times, it become a major obstacle in the growth of a united national feeling and the spread of democracy. अब देखिए जो मॉडर्न टाइम्स में भी अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ये कास्टिज्म चीज़ थी है ना, और जो जिस कारण सोसाइटी हमारी बन चुकी थी, यही सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल मतलब सबसे बड़ा जिसे बोलते हैं ना कि जो रास्ते का पत्थर बोल सकते हो आप, या फिर जो अड़चन थी, सबसे ज़्यादा बड़ी अड़चन थी, ऑब्स्टिकल जो था वो था कास्टिज्म, जो कि किसके सामने आ रहा था, जो हमारी नेशनल फीलिंग। देखो नेशनल फीलिंग में हम ये बताना चाहेंगे ना कि हम एक नेशन के हैं, ठीक है, हम लोग सब एक हैं, हम लोग बराबर है, एक ही नेशन के हैं, सब कुछ हमारा सबका इक्वल है। तो इसी तरह से जो नेशनल फीलिंग थी उसमें कास्टिज्म बहुत बड़ा अड़चन थी, बहुत बड़ा मतलब हर्डल था। साथ ही हम बोल सकते हैं कि बोला गया है
ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन फीलिंग में भी ये बहुत बड़ी अड़चन थी, और डेमोक्रेसी में भी। अब डेमोक्रेसी कैसे रखोगे आप? डेमोक्रेसी में तो सबका हक है, रूल्स पे अगर रूल्स बन रहे हैं तो उसमें सबका मतलब सबकी हामी होनी चाहिए, जो भी चीज़ें मतलब हाँ इक्वलिटी दिखनी चाहिए डेमोक्रेसी में हमें। तो इसलिए भी ये जो कास्टिज्म था इसमें भी एक हर्डल का काम कर रहा था। इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट कास्ट कॉन्शियसनेस जो अच्छा particular with regard to marriage prevailed also among Muslims, Christians and Sikhs, who also practice untouchability though in a less virulent form. तो यहाँ देखा जाता है कि कास्ट कॉन्शियसनेस, कि मतलब लोग कॉन्शियस होते थे कि ये कौन सी कास्ट का है या फिर किस रिलीजन को फॉलो करता है, ये चीज़ें भी होती थी। तो इस तरह से कास्ट कॉन्शियसनेस जो थी वो भी, और ज़्यादातर देखा जाए तो मैरिज के रिकॉर्ड में तो वो देखते थे पहले कि कौन सी कास्ट का है, किस कास्ट में कौन मैरिज हो सकती है नहीं हो सकती, इस तरह से। और ये ज़्यादा प्रिवेल किस में था? मुस्लिम, क्रिश्चियंस एंड सिख्स में। हालांकि हिंदूज़ में भी अलग अलग जो भी रिलीजन है वो अपने अपने हिसाब से इस तरह की बाउंड्रीज या बाउंडेशन उनके होती थी, और वो भी अनटचेबिलिटी को फॉलो करते थे अलग अलग रिलीजन में, क्योंकि सोसाइटी का स्ट्रक्चर ही उस तरह का बन चुका था। तो हम किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को ब्लेम नहीं कर सकते। अंडर rigid caste system, social mobility was checked. Okay, social division grew and individual initiative was thwarted. देखो जो एक रिजिड कास्ट सिस्टम था, अब देखो कास्ट सिस्टम से अब ऐसा तो है नहीं कि हम लोग ब्रेक कर देंगे इस कास्ट सिस्टम को एकदम से। अब जो भी कास्ट उनके सरनेम्स बना दिए जाते थे, शर्मा, ठाकुर, राजपूत या जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसको सोशल सिस्टम को एकदम से ब्रेक नहीं किया जा सकता था। ना ही अभी अगर देखा जाए तो इतना आसान नहीं है सोशल सिस्टम को या फिर जो इनको ब्रेक करना, क्योंकि लोग अभी भी इसमें बहुत प्राउड फील करते हैं कि कौन सी कास्ट के हैं कौन सी कास्ट के नहीं है, इस तरह से। तो उसको सोशल मोबिलिटी जो थी, मतलब अगर एक आप ऐसा तो है नहीं कि एक कास्ट से दूसरी कास्ट में जाना कोई आसान चीज़ नहीं थी। ना ही जब हमने अभी पढ़ा कि जब मैरिज भी आसान नहीं है, तो ऐसे भी कोई और बहुत बड़ी बात है कि मैरिज में भी आप लोग कास्ट चेंज करते हो या फिर कुछ भी, कास्ट को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, कहने का मतलब। तो जो सोशल मोबिलिटी थी उसको भी मतलब हम लोग उसको भी एक तरह से बाधित कर दिया गया था, क्योंकि रिजिड कास्ट सिस्टम है, जब कठोर कास्ट सिस्टम है तो उसमें सोशल मोबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। और सोशल डिवीज़न ग्रू, और इसी कारण सोसाइटी के डिविजन्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। इंडिविजुअल इनिशिएटिव अथॉरिटीड, अगर कोई अकेला इंसान इसके विरुद्ध आवाज़ भी उठाएगा तो उसको वहीं पर रोक दिया जाता था, क्योंकि देखो अब आवाज़ उठाने वाला एक, और उसको अब जितने सारे के सारे लोग इस सोशल ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, तो कोई भी नहीं चाहेगा जिनको एडवांटेज मिल रही है, जो अपने आप को प्राउड फील कर रहे हैं अपर कास्ट, इस सो कॉल्ड अपर कास्ट के होने के कारण, तो वो नहीं चाहेंगे कि हमारा ये ऑर्डर ब्रेक हो। वो चाहेंगे कि हमको ऐसी अच्छी मतलब ये प्राउड वाली फीलिंग चलती ही रहे। जैसे अभी अगर हम लोग समझ सकते हैं कि जो राजा महाराजाओं के टाइम में वो भी कभी नहीं चाहते थे कि डेमोक्रेसी आए या फिर जो ये राजा महाराजाओं वाला सिस्टम है ये ख़त्म हो, क्योंकि उनको फिर वो वैल्यू नहीं मिलेगी। और आज जो है कि वो ख़त्म हो ही चुका है, तो वैसे ही धीरे धीरे कास्ट सिस्टम भी ख़त्म हो जाएगा। above all the humiliation of untouchability। तो अच्छा सबसे बड़ी बात क्या थी कि अब देखो जो अनटचेबिलिटी फॉलो कर रहे हो, और साथ ही साथ आप देखो कि उस इंसान को कितना बुरा फील कराया जाता था, एक तरह से ह्यूमिलेशन होता था उसका अनटचेबिलिटी के कारण, कि अगर मतलब उसकी यहाँ तक कि ऐसा भी होता था कि उसकी परछाई ना पड़ जाए, ये ना हो जाए वो ना हो जाए, कहीं उसका मतलब कुछ किसी चीज़ में उनका हाथ ना लग जाए, अपशगुन हो जाएगा, इस तरह की बातें भी फॉलो की जाती थी। सो मच अ पार्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम मिलिटेटेड अगेंस्ट ह्यूमन डिग्निटी, और एक मतलब एक इंसान की जो डिग्निटी होती है उसके खिलाफ बहुत सारी चीज़ें होती थी, जो कि उस समय की सोसाइटी अनटचेबल्स कहकर लोगों को ये सब चीज़ें फॉलो करते थे अपने आप को प्राउड फील कराने के लिए। अच्छा नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि अपोजिशन टू वेस्टर्न कल्चर। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है कि जैसे हम लोग टॉपिक क्या कर रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स थे जिन कारण रिफॉर्म मूवमेंट आए हैं। तो पहला हमने पॉइंट पढ़ा कि ब्रिटिश रूल का इम्पैक्ट था जिस कारण रिफॉर्म मूवमेंट आए हैं। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा है कि सोशल कंडीशन ना अब परिपक्व हो चुकी थी, राइप हो चुकी थी कि रिफॉर्म आ सकते हैं,
क्यों राइप हो चुकी थी? क्योंकि बुरी चीज़ों के कारण। अब हर चीज़ का जैसे बोलते हैं ना कि घड़ा भर चुका होता है जब तो कुछ मतलब पानी बाहर ही आता है फिर तो, है ना? तो उसी तरह से जो सोसाइटी की कंडीशन है ना, अब पूरी तरह से परिपक्व हो चुकी थी कि अब तो रिफॉर्म की जरूरत है ही है। तो उसमें हमने कौन कौन सी सोशल कंडीशंस देखी कि जो परिपक्व हो चुकी थी? पहले हमने देखा रिलीजियस एंड सोशल इल्स, कि रिलीजियस और सोशल इल्स क्या क्या थे, क्या क्या रिलीजन में क्या क्या बुराइयां थी, ठीक है, और क्या क्या सामाजिक बुराइयां क्या क्या थी। फिर हमने देखा कि वुमेन की कंडीशन कितनी डिप्रेसिंग थी, ठीक है, यहाँ तक कि राजा राम मोहन रॉय ने क्या क्या कह दिया था कि जो ये सती प्रथा है वो क्या है, मर्डर है हर एक शास्त्र के अकॉर्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग है, इसको आप बहुत जगह कोट कर सकते हो। फिर इसके बाद हमने देखा था कि कास्ट सिस्टम, है ना, तो कास्ट सिस्टम भी क्या था, ऐसी कंडीशंस में से एक था जिसको हमने कहा कि सोशल कंडीशन राइप हो चुकी हैं। कौन कौन सी सोशल कंडीशंस राइप हो चुकी थी? रिलीजियस एंड सोशल इल्स, ये भी बहुत बढ़ चुका था, साथ ही साथ डिप्रेसिंग पोजीशन ऑफ वुमेन, ये भी बहुत बढ़ चुकी थी, और साथ ही साथ कास्ट सिस्टम भी बहुत बढ़ चुका था। इसके बाद हम लोग एक तरह से थर्ड पॉइंट हुआ अब हमारा अपोजिशन टू वेस्टर्न कल्चर, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट क्या था, इम्पैक्ट ऑफ सोशल रूल, सेकंड पॉइंट क्या था, सोशल कंडीशन राइप फॉर रिफॉर्म। और जो सोशल कंडीशन राइप फॉर रिफॉर्म है इसके अंदर 3 पॉइंट थे, कौन कौन से? रिलीजियस एंड सोशल इल्स, डिप्रेसिंग पोजिशन ऑफ वुमेन, और थर्ड पॉइंट क्या था, कास्ट सिस्टम। ठीक है, अब हमारा थर्ड पॉइंट है क्वेश्चन के हिसाब से, या फिर इस जो हम लोग ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसके हिसाब से, वो है ओपोजिशन टू वेस्टर्न कल्चर। अब देखिए जो वेस्टर्न कल्चर है, जैसे कि हमने पहले ही पॉइंट में पढ़ा था कि वो अपने आप को एक तरह से सुपीरियर समझ रहे थे कि हम तो ऐसी सोसाइटी से आए हैं, ऐसे कॉन्टिनेंट से आए हैं जहाँ पर वे साइंस और साइंटिफिक आउटलुक ने बहुत डेवलपमेंट कर ली है, और इंडियंस तो क्या है, स्टैग्नेंट सोसाइटी है ना, स्टेटिक है उनकी सोसाइटी। तो ये और स्टैग्नेंट सिविलाइजेशन है, बहुत पीछे रह चुके हैं, इस तरह की उनकी थिंकिंग थी। और हालांकि बहुत सारी चीज़ों में अगर देखा जाए तो हम लोगों ने आपसी डिस्प्यूट्स में, राजा महाराजाओं के डिस्प्यूट्स में, और बहुत सारी चीज़ों के कारण हम लोग थोड़े पीछे रह भी चुके थे, और जहाँ पर हमको ज़रूरत थी कि हम लोग अपनी सोसाइटी को डेवलप करें, एजुकेशन को अच्छा करें, सब कुछ जो चीज़ें हैं वो बेहतर की जाएं। अच्छा, तो हमारा है अपोजिशन टू वेस्टर्न कल्चर। तो वेस्टर्न कल्चर का अपोजिशन जो किया, हाँ, उस कारण भी क्या है, सोशल रिफॉर्म, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म जो है वो अराइज हुए। तो देखते हैं, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनियल रूल इन इंडिया वॉज फॉलोड बाय अ स्टेटिक सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू डिसेमिनेट कॉलोनियल कल्चर एंड आइडियोलॉजी एज द डोमिनेंट कल्चरल करंट। ठीक है, अब देखो जैसे जब कॉलोनियल रूल एस्टेब्लिश हुआ इंडिया में, अब वो जैसे मैंने आपको बताया कि वो इंडिया की सोसाइटी को, यहाँ की सिविलाइजेशन को अच्छा नहीं मानते थे, तो उन्होंने एक सिस्टमेटिक अटेम्प्ट किया, उन्होंने एक तरीके से एक अटेम्प्ट से मतलब अपनी जो भी प्लानिंग प्लूनिंग के साथ उन्होंने क्या कोशिश की कि हम लोग क्या करेंगे, अपने कल्चर को फैला देंगे यहाँ पर, और हमारा कल्चर, हमारी आइडियोलॉजी यहाँ पर क्या होगी, डोमिनेंट होएगी, जो सबसे ज़्यादा मतलब प्रभाव में होगी, हमारी ही जो कल्चर है, हमारी आइडियोलॉजी है, वही हमने भारत में फैला देनी। जैसे हमने पढ़ा है कि उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज यहाँ पर ले आए थे वो है। और हिमाचल की अगर हम बात करें तो हमने हिमाचल में भी पढ़ा था कि 1853 में उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज को ले आए थे वो हिमाचल में। अच्छा, और साथ ही अगर हम बात करें तो वो अपनी मतलब ऑब्वियसली अपने जो कल्चर है, अपनी सोसाइटी, अपनी आइडियोलॉजी, उसको क्या मानते थे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते थे, हाँ। और हम लोग क्या बोल सकते हैं ऐसे कि वो उनको बहुत ज़्यादा अपनी सोसाइटी को फेवर करते थे, और दूसरों की सोसाइटी में उनको सब कुछ कमियां ही लगती थी। फेस्ड विद द चैलेंज ऑफ द इंट्रशन ऑफ कॉलोनियल कल्चर एंड आइडियोलॉजी। अब देखो, जब दो आइडियोलॉजी, आप अपनी आइडियोलॉजी थोपोगे किसी के ऊपर, इंडियंस के ऊपर, एक तरह से क्या है, अभी वो उस चीज़ों के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनकी ना ही एजुकेशन, ना ही उनका रहने का तरीका इंडियंस का, ना ही मतलब बहुत ना के बराबर चीज़ें थी जो उनसे मिलती थी, हाँ। तो इसलिए वो अब उनकी आइडियोलॉजी को, उनकी चीज़ों को एकदम से तो अपना नहीं पाएंगे। और ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, अपनी जो भी पॉलिसीज़, अपनी आइडियोलॉजी, अपना कल्चर किसी ना किसी तरह से, कहीं फोर्सफुली, कहीं कैसे, वो क्या कर रहे थे, थोप रहे थे इंडियंस के ऊपर। तो यहाँ पर एक क्या होता है, उनके बीच में इंट्रूशन ऑफ कॉलोनियल कल्चर एंड आइडियोलॉजी होता है, जो कि उन मतलब चैलेंज की तरह फेस करते हैं इंडियंस उसको, है ना। An attempt to reinvigorate traditional institution and to realize the potential of traditional culture developed during the 19th century.
अब यहाँ से जो इंडियंस हैं उनको रियलाइज़ होता है कि हमारे ट्रेडिशनल जो कल्चर है ना, वो मतलब पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ था, हाँ। या डेवलप अगर हम लोग बोलें कि वो एक तरह से हम लोग एंशियंट टाइम्स में ही जी रहे थे। हम लोग अपने जो टाइम के हिसाब से अगर हम लोग देखें कि हम लोग भी उस वक्त 19th सेंचुरी में पहुंच चुके थे, दूसरे वर्ल्ड में इतनी ग्रोथ हो चुकी थी, लेकिन हमारा जो ट्रेडिशनल कल्चर है उसका पोटेंशियल असल में हम लोग पोटेंशियल भी समझ नहीं पाए थे कि उसमें कितना पोटेंशियल है। जैसे अगर हम लोग अभी के टाइम में देखें तो हम आयुर्वेदा की इम्पोर्टेंस, योगा की इम्पोर्टेंस अब हमारे समझ में आ रही है, जो कि है तो कितने सालों पुरानी चीज़ें हैं इंडिया की, है ना। उसी तरह से जो भी हमारा ट्रेडिशनल कल्चर है उसकी हम इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाए थे 19th सेंचुरी तक भी। तो जैसे ही अब ब्रिटिशर्स अपनी पॉलिसीज थोपेंगे तो वो दोनों कल्चर्स का कोलाइड होंगे वो दोनों कल्चर, हाँ। और उनकी जो भी आइडियोलॉजी है वो भी कोलाइड होगी। और इस तरह से फिर इंडियंस ये भी देखेंगे कि हमारे जो ट्रेडिशनल कल्चर था उसमें क्या पोटेंशियल था, क्या अच्छी चीज़ें थी। और साथ ही साथ वो ये भी देखेंगे कि क्या क्या बुराइयां समाज में आ गई हैं, तभी वो इन बुराइयों को भी दूर करने की कोशिश करेंगे, चाहे राजा राम मोहन रॉय हो, चाहे देवेंद्र नाथ टैगोर हो, और भी डेविड जो डिरजियो जो थे वो, और भी बहुत सारे जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, वो सब इन बुराइयों को ही दूर करने की कोशिश करेंगे। जैसे आर्य समाज में भी क्या बोलते थे कि हम लोगों ने जो मतलब वेदों की ओर लौटो, वो भी मतलब एक तरह से ट्रेडिशन जो कल्चर था उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। हाँ, वो ये चाहते जरूर थे कि जो हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं या फिर जो नेगेटिव चीज़ें आ चुकी हैं हमारे कल्चर में, हमारी सोसाइटी में, समाज में, उनको दूर किया जाए। अब इस टॉपिक का हमारा लास्ट पॉइंट है, वो है न्यू अवेयरनेस अमंग एनलाइटेंड इंडियंस। अब जो एनलाइटेंड इंडियंस हैं, जो थोड़े ज्ञानी हो चुके हैं, जिनको थोड़े मतलब सूझबूझ आ चुकी है, तो उनके अंदर एक न्यू अवेयरनेस आई है इंडियंस के अंदर। तो उनको मतलब अलग अलग बातों का ज्ञान होने लगा है। एनलाइटेंड कब होता है इंसान? जब उसको बहुत सारी चीज़ें का ज्ञान होता है, या फिर उसको पता चलता है कि अच्छा ऐसा भी है, ये सब चीज़ें भी हैं। तो द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर एंड कॉन्शियसनेस ऑफ डिफीट बाय फॉरेन पावर गिव बट टू अ न्यू अवेकनिंग। जो मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर है, उसका इम्पैक्ट जब भारत पर, हमारी सोसाइटी पर दिखता है, और जब भारतीयों को ये समझ आती है कि एक फॉरेन पावर आई और उन्होंने क्या किया, हमें हरा दिया, हमारी कंट्री को हरा दिया, तो इससे मतलब हम लोग अवेकन हो जाते हैं, हमारे मतलब ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। देर वॉज एन अवेयरनेस दैट अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया, उनके समझ में ये चीज़ आती है कि जब वो इस चीज़ से जागरूक होते हैं, इस चीज़ से उनके रूबरू होते हैं कि कितनी इंडिया जैसी वास्ट कंट्री एक मुट्ठी भर पीपल से, फॉरनर से कॉलोनाइज हो गई। तो उन्होंने बताया कि वास्ट कंट्री लाइक इंडिया हैड बीन कॉलोनाइज बाय हैंडफुल ऑफ फॉरनर्स बिकॉज ऑफ वीकनेस विद इन द इंडियन सोशल स्ट्रक्चर एंड कल्चर, कि मुट्ठी भर जो फॉरनर से हम लोग हार गए हैं। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हमारे इंडियन जो सोशल स्ट्रक्चर है, कल्चर है, उसकी वीकनेसेस के कारण, कमजोरी के कारण देखो दूसरों ने हमारे ऊपर विजय प्राप्त कर ली। इस तरह से उनको ये चीज़, इस चीज़ से वो जागरूक होते हैं, ठीक है। फॉर सम टाइम इट सीम दैट इंडिया हैड लैग्ड बिहाइंड द रेस ऑफ सिविलाइजेशन। तो जैसा कि मैं पहले बोल रही थी कि हमारी जो सिविलाइजेशन है, उनको ये चीज़ रियलाइज़ होता है कि हमारी सिविलाइजेशन, हमारी जो सभ्यता है, वो और जो नेशंस हैं वर्ल्ड में, और जो भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनसे थोड़ी पीछे रह गई है, क्योंकि हम लोग अपने एंशंट चीज़ों में ही फोकस करते रहे। हमने मॉडर्न जो सोसाइटी है या फिर जो मतलब मॉडर्न थॉट्स हैं, साइंस, साइंटिफिक आउटलुक, उन सब चीज़ों को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। दिस प्रोड्यूस डाइवर्स रिएक्शन, और इसके कारण अलग अलग रिएक्शंस आए लोगों के, अलग अलग जो रिएक्शंस हैं वो लोगों ने मतलब उस तरह से रिएक्ट किया, हाँ। सम इंग्लिश एजुकेटेड बंगाली, जो मतलब इंग्लिश एजुकेटेड बंगालीज थे, मतलब स्पेशली यूथ, है ना, डेवलप्ड अ रेवल्यूशन फॉर हिंदुज़म। तो मतलब उन वो हिंदू से मतलब एक तरह से रिवोल्ट हो गए, एक तरह से उन वो उसको अब फॉलो नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम लोग अपनी मन मर्जी से जो भी करेंगे, हाँ। पर हिंदू जो रिलीजन है, कल्चर है, उसको वो फॉलो नहीं करना चाहते हैं इन सब कारणों से। गिव अप और रिलीजियस आइडियाज एंड ट्रेडिशंस एंड डेलिबरेटली अडॉप्ट प्रैक्टिसेस मोस्ट ऑफेंसिव टू हिंदू सेंटिमेंट्स। तो उन्होंने क्या किया, जो भी पुराने रिलीजियस आइडियाज थे, ट्रेडिशंस थे, उनको मतलब नकार दिया, एक तरह से छोड़ दिया, गिव अप कर दिया। एंड जो भी ऑफेंसिव
प्रैक्टिसेस होती थी, जैसे हिंदुज़म में जिस चीज़ों को भी मना किया जाता था वो सब उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि ड्रिंकिंग वाइन हो गया, ईटिंग बीफ हो गया, तो इस तरह से ये चीज़ें उन्होंने स्टार्ट कर दी। द रिस्पॉन्स इंडीड वॉज वेरिड बट द नीड टू रिफॉर्म सोशल एंड रिलीजियस लाइफ वॉज अ कॉमनली शेयर्ड कन्विक्शन। तो जो भी रिस्पॉन्स था वो बेशक अलग अलग डाइवर्स रिएक्शंस आए हों लोगों के, अलग अलग रिस्पॉन्सेज आए हों, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये कह सकते हैं हम लोग कि रिफॉर्म और जो रिफॉर्म था सोशल और रिलीजियस लाइफ में, वो सब चाहते थे। जो भी जिनको भी इन चीज़ों की नॉलेज हो चुकी थी कि हमारी सोसाइटी पीछे रह गई है, हम लोगों के ऊपर इन लोगों ने मतलब राज कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स मुट्ठी भर जो फॉरेनर्स आए हैं और इतनी बड़ी कंट्री पर राज कर रहे हैं, तो उनके अंदर जो भी मतलब एक तरह से गुस्सा था, जो भी चीज़ें थी, जो उनको चीज़ें बुरी लग रही थी, तो वो बस उसके कारण ये सब तो चाहते ही थे कि हमारे इंडिया में ऐसी, इंडियन सोसाइटी में ऐसी क्या कमियां हैं, क्यों हम उनको दूर नहीं कर सकते। ये थॉट सबके माइंड में आ चुका था, जिनको भी इन सब चीज़ों का मतलब ज्ञान था, जिनको भी इन सब चीज़ों की नॉलेज थी। During the last decades of 19th century, the rising tide of nationalism and democracy also found expression in the movements to reform and democratize the social institution and religious outlook of the Indian people. तो लास्ट डिकेड्स जो थे 19th सेंचुरी के, मतलब 1890 80, हाँ इस टाइम में क्या हुआ है, द राइजिंग टाइड ऑफ नेशनलिज्म, अब नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स हो रहे थे, और जो नेशनलिज्म के साथ साथ डेमोक्रेसी, इसको भी अपना एक रास्ता मिल गया था, क्योंकि लोग अभी मांगे कर रहे थे कि हमें तो डेमोक्रेसी चाहिए, अपना राज चाहिए, ठीक है उनको, और इंडिपेंडेंस चाहिए, इस तरह की बातें है ना, ये ज़्यादा मतलब बढ़ने लग गई थी। वैसे भी 1857 में जो रिवोल्ट हो जाता है उसके बाद लोग और जागरूक हो जाते हैं अपनी नीड्स, अपने राइट्स को लेकर, अपनी आज़ादी को लेकर। तो इसी तरह से इन्होंने बोला कि नेशनलिज्म और डेमोक्रेसी का जो एक्सप्रेशन था वो मूवमेंट्स के रूप में दिखने लग गया, और इन्हीं सब मूवमेंट्स में रिफॉर्म जो मूवमेंट थे वो भी थे। एंड डेमोक्रेटाइज द सोशल इंस्टीट्यूशन एंड रिलीजियस आउटलुक ऑफ इंडियन पीपल। और इस तरह से जो मतलब इंडियन पीपल है उनकी जो भी सोशल इंस्टीट्यूशन थे, रिलीजियस आउटलुक थी, वो भी डेमोक्रेटाइज होने लग गई। वो भी अपने मतलब एक तरह से अपनी चीज़ों पे, अपने रूल्स पे ऐसे सोचने लगे कि हम लोग जो भी चीज़ें कर रहे हैं उसको भी हम ही बनाएं। डेमोक्रेसी का मतलब यही तो होता है ना कि मतलब जो भी हमारे ऊपर रूल्स लगाए जा रहे हैं वो हमारे ही द्वारा बनाए गए हों। तो इस तरह से वो अब चाहते थे कि ब्रिटिशर्स अपने रूल ना थोपे हमारे ऊपर, ठीक है। फैक्टर सच एज ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्ट सेंटीमेंट्स। अब देखो क्या हो रहा था, कुछ बहुत सारे फैक्टर्स थे, जैसे नेशनलिस्ट सेंटीमेंट, जो नेशनलिस्ट सेंटीमेंट्स थे लोगों के अंदर, ये भावनाएं, नेशनलिस्ट भावनाएं बढ़ रही थी। एमरजेंस ऑफ न्यू इकोनॉमिक फोर्सेस, बहुत सारे इकोनॉमिक फोर्सेस अब देखो अलग अलग ट्रेडर्स आ रहे हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा उनको पता, लोगों को पता चल रहा है कि हमारे किस तरह से हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ये सब चीज़ें है ना। एजुकेशन का भी स्प्रेड हो रहा है, इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न आइडियाज़, और जो भी वेस्टर्न आइडियाज़ हैं वो भी लोगों के दिमाग में अब जा रहे हैं, क्योंकि एक तो चलो ब्रिटिशर्स के थ्रू, लेकिन अब जो इंडियंस हैं वो पढ़े लिखे भी हो रहे हैं, बाहर भी पढ़ने जा रहे हैं, और वो अपनी बातों को अलग अलग माध्यम से, जैसे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स पब्लिश होने स्टार्ट हो गए थे, जर्नल्स पब्लिश होने स्टार्ट हो गए थे, रेडियोज़ वगैरह भी ये सब भी यूज़ में लाने शुरू हो गए थे। और जो भी सभाएं वगैरह होती थी है ना कांग्रेस के थ्रू या किसी भी तरह से, वो क्या कर रहे थे, मॉडर्न वेस्टर्न आइडियाज़ और कल्चर को स्प्रेड भी कर रहे थे, और उनका इम्पैक्ट भी हो रहा था उनके ऊपर। एंड इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड स्ट्रेंथन द रिजॉल्व टू रिफॉर्म। और जो भी उनको वर्ल्ड में दिख रहा था कि हम मान लो इंडियन जो वुमेन थी उनको दिख रहा था कि वर्ल्ड में तो जो वुमेन है वो कितनी आज़ाद है, उनको कितना सब कुछ वो अपने आप करती हैं, या फिर अपने डिसीजंस खुद लेती हैं, एजुकेशन उनको मिल रही है अच्छी, और भी बहुत सारी चीज़ें। और ये भी देखते हैं कि साथ में कि ऐसे जो भी हमारी कुप्रथाएं हैं जो इंडियन सोसाइटी में चल रही हैं, वैसी कुप्रथाएं बाहर नहीं है, तो वो अब इसको अपनी एक तरह से नसीब नहीं समझ लेंगी कि ये सब चीज़ें तो मतलब हमारे नसीब में ही है। अगर सती प्रथा हो रही है तो ये तो भाई हमारे नसीब में ही लिखा है, या फिर जो भी गलत चीज़ें हैं उसको अपना नसीब नहीं मान लेंगे। अब उनको पता चलेगा कि वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता, ये हमारे इंडियन सोसाइटी में ही ऐसी कुप्रथाएं आई हैं। और इस तरह से सिर्फ वुमेन की कंडीशंस ही नहीं बोल सकते हम लोग, ऐसे कास्ट रिलेटेड और भी जो भी बुराइयां थी अब लोगों के सामने उसमें के लिए लोग जागरूक हो चुके हैं, क्योंकि उनको वर्ल्ड में दिखता है कि वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, उनको इस चीज़ का ज्ञान होता है। जैसे अलग अलग आप थिंकर्स बोल सकते हो जो जिन्होंने रिफॉर्म्स लाए हैं उनको बोल सकते हो, जैसे बी आर अम्बेडकर है, उन्होंने कितना
मतलब योगदान दिया है जो इस कास्टिज्म के खिलाफ। हाँ, द सोशल कल्चर रिजनरेशन ऑफ द इंडिया of the 19th century was occasioned by the colonial presence but not created by it। तो जो सोशल कल्चर रिजनरेशन ऑफ इंडिया है, मतलब हमारे जो रिजनरेशन हुई इंडिया में सोशल कल्चर आइडियोलॉजी की, है ना, नया सोशल कल्चर हमारा एक तरह से बेस बना जो भी इंडिया में, तो बेशक उसमें कॉलोनियल प्रेजेंस थी। मतलब ऐसा है, ये बात तो सही है कि कॉलोनियल प्रेजेंस थी, पर ब्रिटिशर्स ने, मतलब हमारे जो कॉलोनियल रूलर्स थे जो हमारे, उन्होंने इसे नहीं बनाया, इसको बनाने वाले हम खुद हैं। लेकिन बस ये है कि उनके टाइम पीरियड में ये सब चीज़ें हुई हैं, तो हम लोग बस इसका क्रेडिट हम लोग ब्रिटिशर्स को नहीं दे रहे हैं पूरी तरह से। इसमें इंडियंस का ही योगदान है बहुत बड़ा। अगर इंडियन गवर्नमेंट होती तो वो ये सब चीज़ें करती, मे बी बहुत ज़्यादा बेटर वे से करती, है ना। ब्रिटिशर्स हमारा अच्छा थोड़ी, मतलब ऐसे अच्छा तो नहीं चाहते ना जैसे हमारी अपनी गवर्नमेंट चाहती है। ठीक है, वो तो अपने इंटरेस्ट के लिए जो भी चेंजेस करना चाह रहे थे वो कर रहे थे, लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए, ताकि हम लोग उनके राज को अपना लें, इसलिए ये सब चीज़ें कर रहे थे जो भी। और वो भी बहुत ज़्यादा कम लेवल पर, जितनी चीज़ें हमें ज़रूरत थी उसका वो बहुत छोटा सा हिस्सा लोगों को, उनकी नीड्स का, उनकी जो भी ज़रूरतें थी और साथ ही साथ जो उनके हक थे उनका भी बहुत कम हिस्सा ब्रिटिशर्स हमको दे रहे थे। ठीक है, तो ये सब हम लोग रीजंस हम लोग लिख सकते हैं अगर हमारा इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से फैक्टर्स थे जिसके कारण सोशल रिलीजियस जो रिफॉर्म मूवमेंट्स है वो हमारे कंट्री में, हाँ 18th सेंचुरी में स्पेशली, 18th और 19th सेंचुरी में स्पेशली, हाँ 19th सेंचुरी का ही है वैसे, तो उसमें जो हमारे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जो हुए हैं उस सब के लिए ये सब कारण रिस्पॉन्सिबल थे। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।